एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में सबसे पहले बात आती है फॉरेन एक्सचेंज की। और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जब हम बात कर रहे हैं अपनी करेंसी के कंपैरिजन में फॉरेन कंट्री की करेंसी की, तो इट रेफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ द वे एंड मीन्स बाई विच पेमेंट इन कनेक्शन विद द इंटरनेशनल ट्रेड आर अफेक्टेड। ठीक है, और इसमें इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। सिंपल इसका मीनिंग अगर देखें तो इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसीज। और फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, हम किस में एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक यूएस डॉलर में, पौंड में, है ना। और एक्सचेंज रेट की हम जो है अगर बात करें, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ द प्राइस। ठीक है, एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन की बात आ रही है। द रेट ऑफ द एक्सचेंज इज द प्राइस ऑफ द करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, द रेट विच इज पेड टू टेक द फॉरेन करेंसी इज नोन एज एक्सचेंज रेट फॉर डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें जो है एक बात इन्होंने और बोली है कि इट शुड बी नोटेड हेयर दैट एक्सचेंज रेट इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लैक्सिबल भी होता है और कांस्टेंट तब होता है जब गवर्नमेंट ने उसको समाउ फिक्स ही कर दिया है, अदरवाइज ये फ्लैक्सिबल भी होता है। ठीक है, और फ्लैक्सिबल ही होता है। जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट, मतलब जो हमारे एक्सचेंज रेट को कम या ज़्यादा करते रहते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे डिफरेंट जो इन्फ्लेशन के जो टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इन इन्फ्लेशन के बाद आता है डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट, पब्लिक डेट, ठीक है, टर्म ऑफ ट्रेड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करते हैं। व्हाट इट इज़ नीडेड, जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसमें डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज विद डिफरेंट वैल्यूज़। एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर डिफरेंट करेंसी, है ना, और उनकी वैल्यू भी डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में रुपी है, अमेरिका में डॉलर है, तो दोनों अलग अलग कंट्री है और दोनों की करेंसी भी अलग अलग है। व्हेन ट्रेड टेक प्लेस द पर्सन्स ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू कन्वर्ट देयर करेंसी टू अदर कंट्रीज करेंसी टू मेक पेमेंट। फॉर दिस पर्पज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज केम इनटू ऑपरेशन। अब क्या है, फॉर एग्जांपल हमें घूमने जाना था फॉरेन कंट्री में, अब घूमने जाना था तो वहाँ पे वहाँ की करेंसी चलेगी, तो हम क्या करेंगे, अपने देश की करेंसी को उस देश की करेंसी से जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए एक रेट रखा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे $5 चाहिए थे, तो मैंने $5 के लिए जितने इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बनती थी वो वैल्यू दी एक्सचेंज मार्केट में, वहाँ से $5 लिए, फिर मैं फ़ॉरेन गई। ठीक है, तो मतलब फ़ॉरेन में बिज़नेस करने के लिए या फ़ॉरेन विज़िट करने के टूरिज़्म पर्पज़ से भी हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। हमें जो है एक्सचेंज जो रेट सिस्टम है उसकी नीड जो है वो फील हुई। अब ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज्ड फॉर द अदर। ठीक है, एक देश की करेंसी को जिस रेट पे दूसरे देश की करेंसी के साथ कन्वर्ट किया जाता है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, एक जो करेंसी होती है उसके कंपैरिजन में दूसरे कंट्री की करेंसी का क्या प्राइस है उसको जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज रेट। और ये 3 तरह का होता है, फ्लैक्सिबल, फिक्स्ड एंड मैनेज्ड। सो 2 टर्म्स आती है हमारे पास, करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है, मतलब करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई, और एक ऐसी जो है सिचुएशन होती है जिसमें हमें जो है जो डोमेस्टिक गुड होती है, ठीक है, वो चीपर इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन वालों के लिए और सस्ती हो जाती है क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल $1 जो है उनका, जैसे $1 जो है हमारे 55 रुपीज़ के बराबर था। ठीक है, अब उनका $1 60 रुपये के बराबर हो गया। तो पहले वो $1 में यहाँ से 55 टॉफ़ीज़ लेके जाते थे, अब $1 में उनको 60 टॉफ़ीज़ मिल रही हैं, है ना। तो हमारी जो डोमेस्टिक वस्तु होती है उनको सस्ती मिल जाती है। और दूसरा, अगर करेंसी एप्रिसिएशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, और इस ऐसा होने से क्या होता है कि जो फॉरेन की गुड्स हैं वो हमें सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि $1 की जो है जब कीमत जो है 55 रुपीज़ थी,
ठीक है। तो हम वहाँ पे जो है हम ले लेते थे वहाँ से 55 टॉफ़ीज़ फ़ॉरेन से, ठीक है। अब हमारा $1.55 है ना, सॉरी, $1 जो है वो 60 रुपीज़ का है, ठीक है। तो हम कितने 60 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ वहाँ से खरीद ले, 60 टॉफ़ीज़ ले रहे हैं। जैसे $1 में 60 टॉफ़ी आ रही है ना, तो वैल्यू जो है अब क्या है, वो 60 से कितनी हो गई, 55, ठीक है, कंपैरिजन में। तो हमारी वैल्यू बढ़ गई, मतलब $1 के लिए अब हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 55, और पहले कितने देने पड़ते थे, 60, ठीक है। तो अब वही $1 में हमें 60 टॉफ़ीज़ मिलती थी पहले, अब हमें जो है $1 के लिए 55 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, और $1 में हमें 60 टॉफ़ीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो पहले वो 60 टॉफ़ीज़ 60 रुपये में मिलती थी, अब कितने में मिल रही है, 55 में, ठीक है। क्योंकि पहले $1 60 रुपीज़ के इक्वल टू था, अब कितने के हो गया है, 55, और पहले $1 में 60 टॉफ़ीज़ आती थी, अब 55 आ रही हैं। तो जो दूसरे देशों में हमें वस्तुएं होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं अगर हमारी करेंसी का जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। हमने एक्सचेंज रेट की टाइप्स की बात करी थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स्ड रहता है, और ये फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और ये फिक्स क्यों किया जाता है, टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को स्टेबल रखने के लिए। और इस सिस्टम में क्या होता है कि ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स, हर देश के लिए जो है फिर वो कंपल्सरी है एक तरह से कि वो अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स रखेंगे। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अब जो है ना के बराबर है, अभी फ्लेक्सिबल ही है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते थे ना कि सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फिक्स करती हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट में इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करेंगे ना, तो डिमांड ऑफ करेंसी एंड सप्लाई ऑफ करेंसी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स करती हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो एक्सचेंज रेट को कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को कम या ज़्यादा होने पर मजबूर कर देते थे। ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, और इट इज़ आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक आता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, तो ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का, ठीक है। और हाइब्रिड है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का, और इसका एम क्या रहता है, टू डिज़ायर्ड टारगेट वैल्यू, ठीक है, क्लोज्ड जो हमारी डिज़ायर्ड टारगेट वैल्यू है उसको वो करना, एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिज़ायर्ड टारगेट वैल्यू तक पहुंचना। और इसको जो है डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ करेंसीज के रेट आप फिक्स कर रहे हो, कुछ क्या आप फ्लेक्सिबल रख रहे हो, तो मतलब कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको डर्टी एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। रीज़न क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड तब आती है जब हम पर्टिकुलर उस देश में हमें कोई पेमेंट करनी होती है उसी देश की करेंसी में। लाइक मुझे अमेरिका जाना है, और अमेरिका में मैंने जाना है तो मुझे घूमने जाना है, तो वहाँ के शॉपकीपर्स को वहीं की करेंसी मुझे पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है मुझे डिमांड में अराइज करूँगी कि मुझे अमेरिकन डॉलर चाहिए, US डॉलर चाहिए। इट इज़ डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट फॉर फॉलोइंग रीज़न, और हम विदेशों की करेंसी की डिमांड इन रीज़न से कर सकते हैं, लाइक इम्पोर्ट, हम वहाँ की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, सर्विसेज खरीदना चाहते हैं, वहाँ घूमने जाना चाहते हैं, या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर किसी संपत्ति को जो है खरीदना चाहते हैं, या हम स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, सट्टा लगाना चाहते हैं। और जो डिमांड कर्व है वो इस तरह का होता है, इसमें जैसे OY एक्सिस पे इन्होंने रेट दिया है, जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस देते थे ना, यहाँ पे हमने रेट दिया है, और नीचे हमने जो है डिमांड दी है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फॉरेन करेंसी। तो इसमें क्या होता है, जैसे रेट बढ़ जाता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, रेट कम हो जाता है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है फॉरेन करेंसी के लिए। तो और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब देखो हमें डिमांड है कि हमें फॉरेन की करेंसी चाहिए, या हमने वहाँ से वस्तुएं खरीदनी है, हमने वहाँ घूमने जाना है, ठीक है, या हमने अदर किसी पर्पज़ के लिए करेंसी को यूज़ करना है, तो उसके लिए सप्लाई नीडेड है। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज पीपल हु रिसीव इट ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर और स्पेकुलेशन। जो हमारा सप्लाई कर्व है, देखो OX एक्सिस पे हमने सप्लाई
ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शो की है और ओ वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शो किया है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही रेट बढ़ता है सप्लाई बढ़ा दी जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बढ़े हुए रेट पे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी जो है वो जाए। और अगर हम बोलें कि हमने इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स करना है, तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ द फॉरेन करेंसी जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और उस पे फिक्स हुए रेट को इक्विलिब्रियम रेट बोलते हैं, और उस पर फिक्स हुई क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर का जो स्पेस होता है उसको एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, और नीचे का जो स्पेस होता है उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? मार्केट जिसमें फॉरेन करेंसी को बेचा और खरीदा जाता है। ठीक है, द बायर एंड सेलर इंक्लूड, और बेचने और खरीदने वालों में कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, फर्म, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक्स। और ये जो मार्केट है, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसके फीचर्स हैं कि लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है, मार्केट विद नो सेंट्रल ट्रेडिंग लोकेशन एंड नो सेट आवर्स ऑफ ट्रेडिंग। ये ऑनलाइन होती है, वो द काउंटर्स इसका सिस्टम चलता है। प्राइसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय कंप्यूटराइज्ड नेगोशिएशंस। ठीक है, और फंक्शन क्या है इस मार्केट के? इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है करेंसी को। ठीक है, क्रेडिट फंक्शन भी है और हेजिंग फंक्शन भी है। टाइप काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो दो तरह की होती है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। और स्पॉट का मतलब होता है कि जिसमें जो हमारी पेमेंट है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, इमीडिएटली हो जाती हैं। फॉरवर्ड का होता है जो फ्यूचर पर्पस के हिसाब से की जाती हैं ट्रांजेक्शन्स।